ये कोई फ्रूटफुल योजना नहीं थी। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए कोई सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, एक राजनीतिक लाभ भी न कोई राजनीतिक ड्रामा था। ये 24 का जो प्लान बना था महागठबंधन का वो फेल हो जाएगा, वो पंचर हो गया। सरकार भी स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है। सिर्फ एक जातीय अपना श्रेय लेने के लिए कि हम पिछड़ी जातियों के बहुत बड़े पक्षधर हैं और उनका उत्थान चाहते हैं, मगर जातीय जनगणना से कैसे पिछड़ी जातियों का उत्थान होगा? तो पहले पार्टियां अपने अंदर तो उसको लागू करें। अपने अंदर तो लागू करती नहीं। एक एक आदमी आजीवन बना हुआ है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं का ये भी आरोप था उनका। ये तो एक तो ये था कि संविधान सम्मत नहीं है, दूसरे इससे जातीय विद्वेष बढ़ेगा। केंद्र सरकार को ये अधिकार है जनगणना कराने का, मगर राज्य सरकार खुद से करा रही है। जो आरक्षण आप इतने दिन से दे रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ मिला होता तो आरक्षण का कोटा और कम होना चाहिए, क्योंकि जिनको आप आरक्षण दे रहे हो जातियां आगे बढ़ी तो कोटा कम होना चाहिए, मगर और मांग हो रही है। तो इसका मतलब कि आप देश को पिछड़ा बनाए पर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने अभी अभी बड़ा फैसला सुनाया है और बिहार में जो जातीय गणना हो रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और यह माना जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, जो लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी रहती थी और साथ ही साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती थी, जातिगत गणना का श्रेय लेने की खूब कोशिश कर रही थी। और इस फैसले के बाद इस सरकार को जोर का झटका लगा है। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो हाईकोर्ट का फैसला आया, माना जाए कि महागठबंधन सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। बिल्कुल, सरकार के लिए सदमे की स्थिति है, क्योंकि वो इसको लेकर के बहुत आगे बढ़ गई थी। जनगणना चल भी रही थी और लगभग अंतिम चरण में थी। अब कुछ ही दिनों में वो समाप्त होने वाली थी, मगर इसी बीच ये मानना चाहिए कि ये अंतरिम रोक है, स्टे है। फाइनल फैसला अभी आना बाकी है। गर्मी छुट्टी के बाद जब हाईकोर्ट फिर से खुलेगा और तब डिटेल सुनवाई होगी, एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो अंतिम फैसला होगा। मगर उसके बाद भी फैसला जो आए, सरकार के पास ये ऑप्शन रहेगा या जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास भी ये ऑप्शन रहेगा कि फैसले से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी एक मौका है सरकार को कन्विंस करने का कोर्ट को। मगर अभी जो स्टे दिया गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार कोर्ट को, ये न्यायाधीशों को कन्विंस नहीं कर पाई कि हम संविधान सम्मत काम कर रहे हैं या ये जातीय जनगणना कराना हमारा अधिकार है और हमारे कार्य क्षेत्र में है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये संविधान सम्मत नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार को ही ये अधिकार है जनगणना कराने का, मगर राज्य सरकार खुद से करा रही है। और दूसरी बात ये कि इसमें राज्य के पैसे का अपव्यय हो रहा है। 500 करोड़ का बजट इस पर हो रहा था खर्च, हो सकता था ये और बढ़ता। तो ये अपव्यय हो रहा है और इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। तो सरकार का ये जवाब था कि नहीं, दोनों सदनों से इसको पारित कराया गया। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई, फिर वहाँ से भी इसे स्वीकृति दी गई, तब ये शुरू हुआ है। तो दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर स्टे अभी दे दिया है और फिर डिटेल सुनवाई बाद में होगी। मगर देखिए, ये फ़ायदा क्या इससे होगा ये भी बता पाने में सरकार असमर्थ रही। कोर्ट में कन्विंस नहीं कर पाई कि ये इससे जनता का क्या फ़ायदा होगा, प्रदेश का क्या लाभ होगा, ये बिल्कुल नहीं बता पाई और इसी के चलते ये स्टे मिला है। तो ये राजनीतिक एक मुद्दा ज़्यादा बन गया था। इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, व्यवहारिक फ़ायदा क्या है, ये कोई बहुत साफ साफ नहीं बता पा रहा था। जो लोग इसके पैरोकार थे, सरकार के लोग, जदयू या राजद के लोग या दूसरे दलों के लोग, ये सर्वसम्मत फैसला था, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम नहीं कराएंगे, मगर राज्य चाहें तो करा सकते हैं। यानी केंद्र सरकार ने भी इसका विरोध नहीं किया था, सहमति ही दी थी बिल्कुल कि करा सकते हैं। तो उस आधार पर राज्य सरकार ने शुरू किया था और भाजपा ने भी यहाँ समर्थन दिया था कि हाँ ठीक है, होना चाहिए। हालांकि उसमें अंतर्विरोध था पार्टी में,
मगर कुछ लोग विरोध में थे, कुछ पक्ष में थे। जातीय गणना का जब से चर्चा छिड़ा था, ये देखने को तो मिल रहा था कि प्रदेश भर में इसको लेकर कुछ लोग संशय में थे, कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार जातीय गणना कराने की जरूरत क्या पड़ी। हर कोई ये सवाल पूछ रहा था। कोर्ट ने भी सरकार से ये सवाल पूछा, चीफ जस्टिस के बेंच ने भी पूछा। महाधिवक्ता पीके शाही जो कि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, क्या सही तरीके से अपनी दलीलें पेश नहीं कर पाए और इस वजह से ये नतीजा सामने आया है? बिल्कुल, उन्होंने दलीलें तो दी ही, अपने हिसाब से जो दलील वो दे सकते थे वो उन्होंने दी। सरकार का पक्ष उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से रखा, मगर इस मुद्दे को लेकर के सरकार ही स्पष्ट नहीं है कि वो करना क्या चाहती है। जातीय जनगणना करा करके जो आंकड़े आएंगे, जातियों की जो संख्या निकल के आएगी, उसका क्या करना है? क्या जातीय आधार पर विकास होगा? जातीय आधार पर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी? क्या जातीय आधार पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी? यानी जातीय आधार पर नीतियां तय होंगी सरकार की? ये सब चीज़ें बड़ी भेग थी और इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो इसी के चलते कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है। और सच पूछिए तो सरकार भी स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है। सिर्फ एक जातीय अपना श्रेय लेने के लिए कि हम पिछड़ी जातियों के बहुत बड़े पक्षधर हैं और उनका उत्थान चाहते हैं, मगर जातीय जनगणना से कैसे पिछड़ी जातियों का उत्थान होगा या दूसरी जातियों का कैसे उत्थान होगा, इसकी कोई योजना नहीं उनके पास थी। वो कोई ब्लूप्रिंट कोर्ट में नहीं पेश कर पाए, इसीलिए जजों ने इसको स्थगित कर दिया। आरजेडी के कई नेता लगातार ये कहते रहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जातीय गणना को उसी रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि आगे चलकर जब अब ये डाटा सार्वजनिक होगा तो फिर ये आरक्षण के मामले का मुद्दा और ज़्यादा जोर शोर से गरमाएगा और उस पर राजनीति सबसे ज़्यादा होती। तो क्या 24 का जो प्लान बना था महागठबंधन का वो फेल हो जाएगा? वो पंचर हो गया। अभी तो फिलहाल यही माना जाएगा कि वो प्लान उनका पंचर हो गया। और जो बिहार सरकार ये श्रेय ले रही थी कि हमने पहल की है, देश को एक रास्ता दिखाया है और हम यहाँ कर लेंगे, उसके बाद कई दूसरे राज्यों में भी होगा। मगर इसके पहले कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में तो वहाँ भी आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कई विडंबनाएं थी, कई तरह के विरोधाभास थे। और ये कहा गया कि 1931 में जो जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना उस समय भी हुई थी, जनगणना के साथ जातियाँ भी लिखी जाती थी, तो उस समय 4167 जातियाँ थीं कर्नाटक में। और अभी फिर जो 10 में जो उन्होंने 10 या 11 में कराई जातीय जनगणना, तो उसमें 4,36,000 से अधिक जातियां आ गई। तो इतनी जातियां कहाँ से आ गई भाई? तो ये बड़ा हौच पौच वाला विषय था। मनमोहन सिंह सरकार ने भी जातियों की गणना कराई थी, जो जनगणना हुई उसी में जातियों का भी ये मेंशन किया गया था, मगर वो आंकड़े नहीं दिए गए, इसलिए कि उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं थी, कई तरह की उलझनें थीं और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था, साफ साफ डाटा नहीं आया था। तो इसलिए वो आंकड़ा आज तक जारी नहीं हुआ। समय में ये भी देखा जा रहा था कि जो सरकार की तरफ से कोड तैयार किए जा रहे थे जातियों को लेकर, उसमें भी कई तरह के सवालिया निशान तमाम लोगों ने खड़े किए थे। कहीं 2 जाति को एक ही में मिला दिया गया था, कहीं पे किसी और को दिक्कत हो रही थी। तो अभी भी होच पोच की स्थिति तो बनी ही हुई है। बिल्कुल, और उसमें कायस्थ और दर्जी को एक साथ कर दिया था, तो फिर विरोध हुआ तो उसमें सुधार किया गया। अब अभी देखिए, मैं देख रहा था कई साधु संत ये मांग करें कि भाई हमारी क्या जाति है, हम लोग तो जाति और धर्म छोड़ करके साधु बन गए हैं। तो साधुओं का एक अलग कोड होना चाहिए, अलग श्रेणी होनी चाहिए। तो ये सब विडंबनाएं थीं और उसके आधार पर जो आंकड़े आते वो बहुत यूजफुल नहीं होते। और जहाँ तक बात है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो पहले पार्टियां अपने अंदर तो उसको लागू करें। अपने अंदर तो लागू करती नहीं। एक एक आदमी आजीवन बना हुआ है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है। आप देख लीजिए पिछले 25 साल से मंत्रिमंडल में कितने चेहरे बदले, जो चले आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग बदलते हैं, मगर ज़्यादातर लोग अस्थायी भाव में मंत्री बने रहते हैं। पार्टियों में भी वही स्थिति है, टिकट के वितरण में भी वही स्थिति है। जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट जाता है, तो उसमें कहाँ जातियाँ काम आती हैं। और नौकरियों में भी आरक्षण है, वो संविधान के तहत भी दिया गया है, जो दलित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, तो वो आरक्षण चालू है। फिर बाद में उसमें पिछड़ों को भी आरक्षण दिया गया। तो अब आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए,
तो रिव्यू करने के बजाय आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाने की मांग हो रही है। यानी जो आरक्षण आप इतने दिन से दे रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ मिला होता तो आरक्षण का कोटा और कम होना चाहिए, क्योंकि जिनको आप आरक्षण दे रहे हो जातियां आगे बढ़ी तो कोटा कम होना चाहिए, मगर और मांग हो रही है। तो इसका मतलब कि आप देश को पिछड़ा बनाए। 75 साल में आज़ादी के बाद और लोग पिछड़े अपने को बनाने के लिए वो कर रहे हैं, पिछड़े जाति में आने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो इसका मतलब आपने पिछड़ा समाज तैयार किया, पिछड़ा देश तैयार किया। तो ये तमाम राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनेताओं पर, अब तक के शासकों पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर आपने देश का किया क्या, देश को किस दिशा में आप आगे ले गए कि विकास के बजाय हम और पिछड़ते चले गए। क्या ये सच है? मगर ये सच नहीं है। लोग बहुत आगे बढ़े हैं, कई नई नई चीज़ें हुई हैं, मगर ये एक राजनीतिक लाभ के लिए ये मुद्दे उछाले जाते हैं। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो महाधिवक्ता पीके शाही थे, उन्होंने ये कहा था कि ये कोई जनगणना नहीं है, ये जातीय गणना सह आर्थिक सर्वे है और सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के बारे में जानकारी ले। किसी को जाति बताने के लिए बाध्य हम नहीं करेंगे। तो फिर ये जातीय गणना का मतलब क्या था जब आप सबका जाति भी नहीं पता कर पाइएगा? यही सब विडंबनाएं हैं, इसीलिए तो कोर्ट ने रोक लगाया। और ये भी उसमें कहा गया कि ये निजी अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ताओं का ये भी आरोप था उनका। ये तो एक तो ये था कि संविधान सम्मत नहीं है, दूसरे इससे जातीय विद्वेष बढ़ेगा और इस पर अपव्यय हो रहा है जनता के पैसे का और इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इन सब वजहों से, और ये निजता का हनन है। यानी आपसे कोई आ करके पूछे कि आपकी जाति क्या है, आपके पास, और जाति प्रथा को आप खत्म करने की बात हाँ, जमीन कितनी है, गाड़ियाँ कितनी हैं, ये कंप्यूटर है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें सार्वजनिक करना निजी अधिकार का हनन माना गया। हालांकि ये सब लोग जानते ही हैं कि क्या स्थिति है, किसकी क्या स्थिति है, अड़ोसी पड़ोसी तो जानते हैं, मगर ये कोई फ्रूटफुल योजना नहीं थी। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए, कोई सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, एक राजनीतिक लाभ भी न कहिए, राजनीतिक ड्रामा था। ये राजनीतिक ड्रामा था जो अभी फिलहाल पंचर होता हुआ लग रहा है, मगर अब फिर अगली बहस में क्या निकल के आता है और कोर्ट कितना कन्विंस हो पाता है किनकी बातों से, तो उस पर जो फैसला आएगा उस पर सारा चीज़ निर्भर करेगा। मगर फिलहाल तो ये सरकार के लिए सदमे की स्थिति है, एक बड़ा झटका लगा है और फिर से अब पुनर्विचार इस पर किया जाएगा कि अब तक जो निकला, अब कैसे क्या रणनीति हम लोग बदलें, क्या कोर्ट में नए तर्क दिए जाएं जिससे कोर्ट कन्विंस हो सके। तो इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, जातीय गणना को लेकर बिहार में पिछले कई महीनों से राजनीति खूब हो रही थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को लेकर खूब श्रेय भी ले रहे थे और ये कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में भी जातीय गणना होनी चाहिए। लेकिन बिहार में ही पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। 15 मई तक जातीय गणना दूसरा जो चरण था वो संपन्न होना था, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी डाटा आपने अब तक संरक्षित किया था उसे आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। फिलहाल तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, फिर उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। जो याचिका करते इसके विरोध में थे वो अपना पक्ष रखेंगे और देखना होगा उस समय हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है, कैसे सरकार इस मामले में कोर्ट को कन्विंस कर पाती है, याचिकाकर्ता उस दौरान क्या दलीलें देते हैं। हालांकि इसके बावजूद जो भी फैसला होगा आगे तो पक्का सुप्रीम कोर्ट में बाद में मामला जाएगा है, लेकिन फिलहाल जो महागठबंधन सरकार है, नीतीश तेजस्वी यादव की सरकार है, उसको जोर का झटका लगा है पटना हाई कोर्ट से, क्योंकि फिलहाल जातीय गणना पर कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।